हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ दिन बाद आप लोगों के साथ मुलाकात हो रहा है और एग्जाम का अभी सिर्फ एक हफ्ता बचा हुआ है। तो इस एक हफ्ते में आप लोग तो ऑलरेडी मॉक टेस्ट देने में और बाकी मतलब अपना जो मॉक टेस्ट देने के बाद उस मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस तो जरूर कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे कुछ और चीजों को लेके बात करेंगे, मतलब एक बहुत मास्टर टेक्निक आपको थोड़ा मुझे लगा कि ये आपको थोड़ा शेयर करें तो बेहतर हो सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वीडियो में हम पेपर को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, मतलब एक पेपर मिलने के बाद उस पेपर को आपको कैसे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका पेपर, आपका शिफ्ट क्या वो डिफिकल्ट कैटेगरी में आएगा या वो मॉडरेट कैटेगरी में आएगा या वो इजियर कैटेगरी में आएगा। तो इस आप खुद ही एग्जाम हॉल में बैठ के वो चीज कर सकते हैं। तो वो तकनीक यहाँ पे हम सीखने की थोड़ा कोशिश करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी भला के लिए और कुछ नहीं। मतलब आप चाहे तो ये चीज अप्लाई तो डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको मैं मतलब वो डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आपका जो शिफ्ट है उस शिफ्ट में आप क्वेश्चन को इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट इन कैटेगरी में जरूर भाग कीजिए। उसका उसका जो मतलब उसको जो डिवीजन जो करना है वो आप जरूर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, पहले जो इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा इन डेटास में ध्यान देते हैं। पिछले साल का भी जेईई मेन जो सबसे रीसेंट वाला जेईई मेन गया है पिछले साल का, उसी का एनालिसिस है, उसी का ट्रेंड एनालिसिस करने के चक्कर में पिछले साल भी लोगों को पता है कि 28 जनवरी का जो पहला शिफ्ट, जो सुबह वाला शिफ्ट था, वो शिफ्ट में पेपर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आए थे। और वही उसके ठीक आगे वाला जो शिफ्ट हुआ, मतलब 24 जनवरी शिफ्ट नंबर 2, जो 3 से 6 बजे का शिफ्ट था, उसमें आपका जो पेपर था वो सबसे इजियर साइड में था। मतलब इजियर साइड में पेपर रहेगा तो जाहिर सी बात है हाई कट ऑफ तो रहने वाला है, एज सिंपल एज दैट, हाई कट ऑफ जाएगा। और वही चीज अगर आपका शिफ्ट डिफिकल्ट हुआ तो कट ऑफ आएगा क्या, आपका कट ऑफ डेफिनेटली लो ही रहने वाला है। और ये बेसिक चीजें सबको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे इस चीज को लेके थोड़ा और डिटेल में जानने की जरूरत है। आप पूछ सकते हैं कि ये 25 का तो 24 वाला सेकेंड शिफ्ट और 28 वाला पहला शिफ्ट। अब यहाँ पे एक जनरल ट्रेंड जो चलता है, लोग बोलते भी है कि आपका जेईई मेन पहले के दिन में आया है। तो अभी जो देखा गया है कि पहला या दूसरा दिन, पहला 3 शिफ्ट वो एक लेवल पे होता था, चौथा शिफ्ट से पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होने लगते थे। एटलीस्ट 24 में तो यही देखा गया था। 24 का पहला शिफ्ट अभी तक जेईई मेन का वन ऑफ द इजीएस्ट शिफ्ट में गिना जाता है। तो अभी ये चीज देखने के टाइम मैं 2-3 साल का डेटा उठा के चेक किया, तो 22, 23, 24, 25 ये 4 डेटा एनालिसिस करने के बाद मुझे जो पता लगा कि ये जो देखो रेड से जिसको मार्क किए वो डिफिकल्ट शिफ्ट में आया, और येलो से जो किए वो हमारा सबसे इजियर साइड में था, वो शिफ्ट सबसे इजियर साइड में था। सेम सिमिलरली देखो ये जगह पे भी अगर बोले तो डिफिकल्ट साइड में देखो जुलाई वाले सेकेंड शिफ्ट में जो थे वो बीच बीच में रहे। देखो ये बीच में इजियर थे, बीच में ही डिफिकल्ट भी थे। सिमिलरली विच 23 में देखो, 23 में एकदम लास्ट शिफ्ट में जो जो 31 जनवरी वाला शिफ्ट था, सॉरी 29 जनवरी वाला शिफ्ट, वो मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं कभार शिफ्ट मोस्ट ऑफ द केसेस देखो 25 में, जैसे पहला 2 शिफ्ट, पहला ही शिफ्ट सबसे डिफिकल्ट था अप्रैल वाला, और जनवरी में देखो, जनवरी में वो चीज बीच में आया था, रेड से सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट और येलो से सबसे इजियर शिफ्ट, मतलब जिसपे क्वेश्चन कट ऑफ सबसे हाई थे। तो यहां से एक चीज तुम्हें पता लगेगा कि तुम कहीं पर भी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि मेरा शिफ्ट डिफिकल्ट होगा या मेरे दोस्त का शिफ्ट वो इजियर साइड में रहेगा। देखो किसका डिफिकल्ट होगा,
किसका इजियर होगा ना तुम्हारे हाथ में है ना हमारे हाथ में है, हम किसी के हाथ में नहीं, ये कंप्लीटली लक के ऊपर। किसका आएगा डिफिकल्ट वो ठीक है, लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो शिफ्ट बेहतर होगा, क्योंकि लो कट ऑफ में आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको जो जो चीज सेकंड अभी देखने की तरफ जाना है, अब देखो एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है। पहला चीज ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट जो अपने प्रॉपर पोटेंशियल में खेल नहीं सकता, मतलब ऐसा होने देखा है मैंने कि आप स्टूडेंट प्रॉपरली 200 या मोर देन 200, पिछले ही साल में हुआ था मोर देन दैट, तो ये मार्क्स उसने कभी मतलब ये उसने अभी सोचो दो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट का जो मॉक टेस्ट आता है जेईई मेन से ठीक पहले, जनवरी शिफ्ट के बारे में बोल रहे हैं, उस शिफ्ट में वो लड़का टेक्निकली 200 से ज्यादा कंटिन्यू 204 210 12 कुछ कुछ शिफ्ट में 220 भी गया था, लेकिन एग्जाम पे अपना ये जो पैनिक बटन जो उसने हॉल में दबा दिया ना, उसके चक्कर में उसका नंबर काफी नीचे गिरा और फाइनली वो जेईई मेन का पहला अटेम्प्ट को खत्म किया 91 परसेंटाइल में। समझ पा रहे हो? इसलिए अपना पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं, तो वो चीज याद रखना है। फिर क्या है देखो, अटेम्प्ट फ्यूअर, हाँ वो तुम, यही तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का खेल है, तुम्हें सब कुछ करना है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं। तुम्हें सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर ध्यान देना है जिसमें तुम 200% कंफर्मेशन डाल सकते हो। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करो जो तुम्हें 200% तुम कंफर्म हो कि हाँ यही उसका करेक्ट आंसर है। तो मतलब इसीलिए बोला गया कि अटेम्प्ट कम लो लेकिन करेक्ट अटेम्प्ट लो, उससे ही काम चल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग ये तो बाकी चीजें तो स्मार्ट अटेम्प्ट, ये चीज के ऊपर स्पेशल फोकस आपको डालने की जरूरत है। स्मार्ट एटम, ये स्मार्ट एटम को लेके ही कुछ बातें यहां पे अभी बोलेंगे। अच्छा, यहां पे एक और इंफॉर्मेशन देखो, 2026 में क्या होने वाला है। देखो अभी तक के डेटा के कंपैरिजन में बोले तो 14.5 लाख इसको हम लेके चलते हैं, 14.5 लाख बच्चा अभी जेई को अपीयर करने जा रहा है। और एनटीए, एक चीज जो यहाँ पे चीज की, एनटीए क्या हो रहा है इस बार 10 शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो हम सभी को पता है कि ऑनलाइन एग्जाम में एक लिमिटेशन जो होता है कि आप मैक्सिमम 2 लाख तक बच्चे तो एग्जाम पे एक दिन एक ही शिफ्ट में उनका एग्जाम ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 14.5 लाख बच्चे हमारे पास है तो हम उसको 10 शिफ्ट में इक्वली डिवाइड करके हमारे लिए हर एक शिफ्ट में क्या मिलेगा, हर एक शिफ्ट में हमारे लिए 1,45,000 बच्चे मिलेंगे। 1,45,000 बच्चे फर्स्ट सेकेंड जो भी बोले, जिस भी दिन आपका एग्जाम हो, वही एक फिक्स्ड नंबर ऑफ बच्चे हर दिन इन 14.5 लाख को आप 10 हिस्सों में बांटेंगे। तो इसीलिए वो चीज तो आप बोल नहीं सकते कि आपका हर इस शिफ्ट में ज्यादा कम, ये सब बिल्कुल नहीं होगा। ये हर शिफ्ट में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे वो चीज चलेगा। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जगह है कि देखिए, यहाँ पे लोग बहुत कुछ सोचते हैं। यहाँ पे आ, नहीं नहीं, यहाँ पे एक चीज देखो, एक और इंफॉर्मेशन। अब दो स्टूडेंट है, एक को हम लिए एक्स, एक का आया वाई, ठीक है। एक एक्स या वाई में सोचो, एक्स है स्कूल का टॉपर, मतलब स्कूल में वो बचपन से बेहतर रिजल्ट करके आ रहा है, और ये गुड, ये आउटस्टैंडिंग कैटेगरी वाला नहीं है, लेकिन ये पहले को भी मैं आउटस्टैंडिंग ये बता रहा हूं, ये अच्छा है, काफी अच्छा है, ये वेरी गुड, ये गुड वाले कैटेगरी। तो जब अभी मॉक टेस्ट तो सभी लोग दे रहे होंगे, हफ्ते में 3 या रोज कोई कोई दे रहा है, जो बहुत अच्छा है। तो अब यहां पे सोचो, मॉक टेस्ट में ये वाला बंदा जो है
ये मॉक टेस्ट में अराउंड 210 मार्क्स रेगुलरली स्कोर करते आ रहा है। और यहाँ पे इस कैटेगरी में वाले जगह पे जो बच्चा है वो 150 से 160 जो भी एक डिसेंट नंबर है स्कोर कर रहा है। लेकिन हॉल में देखा गया कि जो अभी 150 से 60 के बीच जो स्कोर कर रहा है जो बंदा, उसका सोचो एग्जाम आया 23rd के शिफ्ट नंबर 1 पे और उसका स्कोर हुआ 180। क्यों? क्योंकि उसका शिफ्ट हो सकता है कि उसी का शिफ्ट आ गया इजीएस्ट। क्लियर है? अच्छा, अभी जो 24 का सोचो, अभी जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंगली बोल रहे, या फिर अब देखो 24th का सेकंड शिफ्ट, 24th का सेकंड शिफ्ट में ये मैं वाई के लिए बोल रहा हूं। 24th का सेकंड शिफ्ट में तुम्हें मिला ये एक्स, और एक्स हार्डली जो 210 ला रहा था वो हार्डली स्कोर कर पाया 155 से 165 के बीच, या फिर 170 मान लो। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ये शिफ्ट तो डिफिकल्ट ही होगा। 210 तो खराब नंबर नहीं है बिल्कुल भी, तो उसके लिए ये शिफ्ट डिफिकल्ट गया। अब वो सोच रहा है क्या? अब वो सोच रहा है कि मेरा, या फिर इसको 155 से 65 भी थोड़ा ज्यादा ले ली, इसको थोड़ा और कम लेते, 140 से 150 के बीच। अब वो सोच रहा है कि मेरा एग्जाम तो खराब हो गया, मुझे तो अच्छा एनआईटी तो मिलेगा ही नहीं, जनवरी अटेम्प्ट तो मेरा गया हाथ से। अब देखो यही जगह पे तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना है। क्यों? क्योंकि देखो डिस्ट्रीब्यूशन इवन है और हमें नंबर कितना मिलना है, हम लेके चल रहे हैं हमारा परसेंटाइल 99 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल लेके हम चल रहे हैं। तो 99 परसेंटाइल का मतलब सिर्फ टोटल कैंडिडेट जो है उनमें सिर्फ आपको 1% बच्चों को वो नंबर मिलेगा, सिर्फ 1% बच्चों को। या फिर इस बार जो जेई एडवांस क्वालिफाई करने के लिए अब जो भी बोला गया है उसमें आपको कितना बोला गया है कि आपको 2.5 लाख बच्चे ही दिया जाएगा, 2.5 लाख बच्चे ही जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर 2.5 लाख बच्चा यहाँ पे एलिजिबिलिटी में आ रहा है, उसमें बाकी सब कोटा वगैरह कैटेगरी ये सब तो है, वो छोड़ो। अब ये लोग क्या करेंगे? तो हर शिफ्ट में अगर मैथमेटिकली देखे तो हर शिफ्ट में हमें कितना, ईच एंड एवरी शिफ्ट से आपको 25,000, ऑल टोटल 1,45,000 बच्चे के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 25,000 बच्चे को अगले चरण में जाने का मौका मिलेगा। तो 25,000 बच्चे ही जा पाएंगे, उसमें भी हर शिफ्ट में अगर लेना है तो उसमें भी अगर बोले 25,000 को, मैं सिर्फ 99% लेके बोल रहा हूं, तो इसमें भी जो पहले 1% वाले कैटेगरी में आएंगे, तो पहले 1% वाले कैटेगरी में आने का क्या मतलब? पहले मतलब उसमें भी मतलब मान के चलो तुम 1500 बच्चे, 99 में तो वही आएंगे जो पहले 1500 बच्चे होंगे, वही 99 वाले कैटेगरी में आएंगे। तो वही 99% वाले कैटेगरी में अगर पेपर डिफिकल्ट होगा तो तुम्हें 140 से 150 के बीच में भी तुम 99 परसेंटाइल लेके आ सकते हो सीधा। क्यों मैं तुम्हें डेटा से दिखा रहा हूं एक बार और देखो यहां पे। हाँ, ये डेटा तुम्हारे सामने ऑलरेडी यहां पे बोलने के लिए आए। देखो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ 2025 वाले डेटा में देखो, सिर्फ 25 वाला डेटा, 25 वाले डेटा में देखो जो डिफिकल्ट मोस्ट, हाँ ये देखो ये आ गया, जो डिफिकल्ट मोस्ट शिफ्ट था उस मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट में भी तुम देखो 148, 148 में तुम्हें मिल गया अपना 99 परसेंटाइल। और वही और जिनको सिर्फ क्वालिफिकेशन से मतलब है
उनके लिए वो 85 में ही काम हो जाएगा। देखो ये हम लोगों का टारगेट नहीं, लेकिन मतलब जिनको क्वालिफाई करना है 93.2 पिछले साल का था, तो 99 परसेंटाइल में तुम्हें 148 में आ गया वो। तो डिफिकल्ट शिफ्ट होने का तो यही एडवांटेज आपको है कि आपको कम नंबर पे आपके दोस्त को जो 180 में भी मिलेगा कि नहीं, गारंटी नहीं। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं। ये 24 की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। 24 का पहला शिफ्ट ये थोड़ा कुछ अजीब ही बवाल भी बना था इसके ऊपर। इसमें आप देखिए 99 के लिए 235 नंबर, फिर देखिए S2 में 219 में आपको 99, मीडियम पे 203 में, फिर 213 में, 152 में, 192, 194, कोई भी शिफ्ट में एक ही शिफ्ट। फिर देखिए ये देखिए इजी शिफ्ट होगा तो 158, 158, डिफिकल्ट में देखिए 161। तो यहां पे जो शिफ्ट्स कंपैरेटिवली इजियर साइड में रहेंगे उनके लिए आपको हमेशा ज्यादा नंबर की जरूरत होगा। हो सकता है आपका जो फ्रेंड या आपके स्कूल का जो गुड वाले जो बंदे के बारे में हम बात किए, वो अपने मॉक टेस्ट से बेहतर ही परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी देखो उसका सिलेक्शन नहीं होगा बेटा, क्योंकि उसका पेपर इजियर साइड में था, उसका नंबर तुम्हें खुद दिखाई दे रहा है। तो मतलब मेरा बोलने का यही मतलब है, फिर भी आपका देखो उससे कम नंबर पे आपको सिलेक्शन मिल जाएंगे। तो यही मतलब यहाँ पे भी देखो इजियर साइड में तो 180 से ऊपर है। पेपर इजी रहेगा तो आपके लिए तो फायदा नहीं है। पेपर इजियर साइड में रहेगा, आपको भी वो क्वेश्चंस आएंगे, बाकी सभी को वो क्वेश्चंस आएंगे, और इसके कारण नंबर बढ़ेगा। ये जगह को ध्यान दो, इस जगह पे एक्स्ट्राऑर्डिनरीली फोकस करो कि हाँ ये जरूरी है आपको। तो वही कुछ चीजें, इंफॉर्मेशन जो दिखाई दिया, तो यहां पे कॉमन जो चीजें रहेंगे, तो चीजें समझ में आया कि कैसे आपको पैनिक नहीं होना है। आपका पेपर, आपका शिफ्ट इजियर साइड में होगा तो आपके लिए ही बेहतर नहीं है, वो आपके लिए ही डिफिकल्ट साइड में रहेगा। यहाँ पे क्या दिए कॉमन क्वेश्चंस। हाँ देखो ये प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग यहाँ पे एक बोल सकते कि 24 के बाद इस बार यहाँ पे 3 दिन का एक बड़ा सा गैप मिला है, एनटीए तो हम लोगों को फाड़ देगा प्रैक्टिकली। देखो ये प्रेडिक्शन करना मतलब मुझे नहीं लगता ये उतना सही होगा। मुझे क्यों, कोई भी आपको जो बता रहे हैं रेस्पेक्टेड जो भी टीचर्स, वो कोई भी आपको ये सलाह नहीं देंगे। आपको शिफ्ट की तरफ आपका फोकस नहीं रहना चाहिए, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे रहेगा। देखो शिफ्ट तो एनटीए के हाथ में है, और पेपर एल्गोरिदम से सेट होता है, ये किसी को पता नहीं कि कौन सा शिफ्ट इजी आएगा कौन सा शिफ्ट डिफिकल्ट। आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आपको शिफ्ट देख के क्या होगा, इजियर साइड में रहेगा तो आपको सब क्वेश्चंस आएंगे, और डिफिकल्ट साइड में रहेगा तो आपको भी कम आएगा, और जो बाकी लोग भी उस शिफ्ट में बैठेंगे उनको भी कम आएंगे, और ओवरऑल नंबर गिरेगा। तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी, आप अगर करेक्ट कर पाए, जितना किए करेक्ट किए, तो आपका हो गया काम। तो यहाँ पे अभी एक मास्टर इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें, मतलब एक मास्टर स्ट्रेटेजी। देखो ये सेफ स्कोर इस बार भी कट ऑफ 99 परसेंटाइल। देखो सेफ स्कोर बोलना वहां उस तरीके से बोले थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी हर साल का जो देखो, हर साल का जो देखने में लगता है पेपर नॉर्मल से, मतलब मुझे हमेशा जो 180 थोड़ा ज्यादा हो जाए, मतलब वही 160 से 80 के बीच अगर आप रखेंगे तो आपको 99 परसेंटाइल मिल ही जाएंगे। देखो 24-25 इन 2 साल का डेटा उठा देखने के बाद आपको यही पता लगेगा। अरे कहा गया, सॉरी, हाँ, अरे एक मिनट, हाँ देखो हर साल में मोस्ट ऑफ दिया, ये 24 वाला शिफ्ट थोड़ा गड़बड़ हुआ था जनवरी में। जनवरी में अभी वही चीज देखो तुम, 24 में ओवरऑल ही थोड़ा इधर उधर हुआ था। ओवरऑल जनवरी, पूरा ही जनवरी का टोटल डेटा, और वही 25 में, 2025 में देखो वही नंबर, उससे ज्यादा तो नीचे नहीं आया, लेकिन फिर भी तुम देखो 180 मिलने पर
सेफ स्कोर। फिर भी अगर इनको मान के चले, ये देखो ये डिफिकल्ट साइड में था पहला, इसमें नंबर थोड़ा गिरा, ये इसमें थोड़ा इजियर साइड में था, देखो नंबर गया, मीडियम पे ये भी काफी ऊपर गया, इजियर साइड में नंबर हाई आया, मेरे 180, फिर ये इजीएस्ट 200 चला गया इजीएस्ट में। तो इस तरीके का चीजें आगे पीछे होगा। मतलब वही मैं बोल रहा हूं कि 100 अगर नॉर्मली भी देखे तो भी आपको ये मतलब ओवरऑल 100, फिर भी यहां पे थोड़ा अगर इसको चेंज भी करे, वही आपको 170 से 190 के बीच, 190 के बीच, ये तो हमेशा सेफ स्कोर ही माना जाता है। मैं सोच रहा हूं कि पेपर मॉडरेट टू इजियर साइड में अगर रहे, और अगर डिफिकल्ट साइड में रहे तो आप आराम से 150 से 160, बहुत ज्यादा हुआ तो इसके बीच आपको 99 परसेंटाइल आराम से मिल जाएगा, परसेंटेज नहीं, 99 परसेंटाइल आराम से आपको मिल जाएंगे। अब जो 93 सिर्फ क्वालिफाई को लेके जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए तो और भी कम नंबर पे हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे एग्जाम को लेके एक इंफॉर्मेशन, छोटा सा वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आपका ज्यादा टाइम बर्बाद। ये देखो, और एक चीज एनटीए ने अभी जो टेक्निक को अप्लाई कर रहा है हर एक में, प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन से चीजें सिलेक्शन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में आप कोई भी शिफ्ट में रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सब एक साथ मिला के ही चीजें रिजल्ट सामने आएंगे। सिमिलर टू दोज बीइंग एडॉप्टेड, बहुत चीजें बहुत पहले से कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसको करते आ रहा है। वो देखो, बेस्ड ऑन द शिफ्ट वाइज रिलेटिव परफॉर्मेंस of those who appear for the examination, the marks obtained are transformed into a scale ranging from 100 to 0। मतलब नॉर्मलाइजेशन टेक्निक से ही अभी पूरा चीज होता है। अब यहां पे ईएमडी टैगिंग वगैरह ये जो चीजें हैं, देखो इस जगह पे छोटा आपका पेपर, एक मेरे तरफ से लास्ट में एक सलाह आपको, सिर्फ ये आप मान, सजेशंस जो बोले ना, ये आप मान के भी चल सकते हैं। जिसको मानना है वो मानेगा, फायदा मिलेगा उसको। जो मानेगा नहीं उसको डेफिनेटली सक्सेसफुल वो भी होंगे, जरूर सक्सेसफुल होंगे, थैंक यू, वो कोई दिक्कत नहीं उनको। मैं आपको एक सलाह देने की जो कोशिश कर रहा हूं कि अपना हॉल में पेपर मिलने के बाद फर्स्ट 15 से 20 मिनट में ना, फर्स्ट 15 टू 20 मिनट्स में आप एक काम कीजिए, आप अपना फिजिक्स 1 से 25, केमिस्ट्री 26 से 50 और मैथ्स 51 टू 75, इन क्वेश्चंस को थोड़ा ओवरव्यू कीजिए। जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा ओवरव्यू कीजिए बेटा, और इस ओवरव्यू करने के चक्कर में आप जरूर ढूंढ पाएंगे। देख लिए, इस ओवरव्यू करने के चक्कर में पता लगा कि फिजिक्स में आप तो देखते ही देखते 9 से 10 क्वेश्चन आराम से उठा लिए, बेहतरीन। केमिस्ट्री में सोचिए आप 10 से 13 क्वेश्चन तुरंत उठा लिए, और मिला मैथ्स। फिजिक्स में, अभी फिजिक्स तो इससे इतना भी ये नहीं होता अभी सोचिए दोनों को इक्वल रख के चलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में ये 10 से 13 क्वेश्चन मतलब चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। और मैथ्स में सोचिए आपका पेपर साइज जैसे भी हो, आपको 6 क्वेश्चंस तुरंत बन जाएंगे। मतलब ये तुरंत बनने का एक ही मतलब हो सकता है, इनको आप कैटेगराइज कीजिए इजी, ई का मतलब इजियर साइड में इसको रख सकते हैं। तो ऑल ओवर एक पेपर को देख के आपको, मैं अगर मैक्सिमम लेके चलूं 13 13 26 और 6, आपको 32 क्वेश्चंस इंस्टेंटली आप कर सकते हैं। 32 इंटू 4 आपका 128 मार्क्स ऑलरेडी सिक्योर्ड। आप पेपर शुरू करने से पहले ही ये आपको पता लग गया। फिर आप दूसरा कैटेगरी में आप देखिए कि फिजिक्स में ना मेरा 10 से 13 तो हो गया, अब बाकी फिजिक्स में मुझे मिला कि 7 क्वेश्चन है जिसमें मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। केमिस्ट्री में भी मुझे थोड़ा सोचने के लिए 7 से 8 क्वेश्चंस रहेंगे, और मैथ्स में हो सकता है थोड़ा सोचने पर मुझे 3 से 4 क्वेश्चन मिले। अभी मैथ थोड़ा लेंदी पे चलता है, मैं नॉर्मल लोगों का बातें कर रहा हूं। यहां पे क्वेश्चंस को आप कैटेगराइज किए मीडियम वाले टेक्निक पे, तो मीडियम पे भी
देखो जेई मेन पे लोग ज्यादातर कैसे सिक्योर करते हैं जेई मेन, जो मतलब खेल यहां पे ऐसा ही है कि आपको ना देखो 7 7 14 15 3 से 4 18 19 19 टोटल 19 क्वेश्चन। देखो बेटा यहां पे कितना है 32, यहां पे हुआ 19, तो मतलब इजी और मीडियम इन दोनों को मिला के हो गया मेरा 51 क्वेश्चंस, और 4 करके आपको मिलेगा देखो 204। तो आप तो अपना 99 परसेंटाइल स्कोर कर ही लिए आप बोलेंगे कि सर अभी तो मेरे पास बाकी जो 24 क्वेश्चन बचा हुआ है, इस बाकी जो 24 क्वेश्चन बचा हुआ है उन 24 क्वेश्चन को जैसे फिजिक्स में 5, केमिस्ट्री में 3 से 4, मैथ्स में एटलीस्ट 10 to 12 प्रॉब्लम्स जो लेंदी हो सकते हैं, डिफिकल्ट हो सकते हैं। अरे मैं आपको बोल रहा हूं कि नॉर्मल जो लोग हैं वो इनको करेंगे ही नहीं, छोड़ के चले जाए। मतलब इनको आप एग्जाम पे गलत करने से बेहतर कि आप ना करें। आप 75 में वो 75 वाला खेल और छोटा करके 51 पे लेके चले आइए, तो 51 पे आने का मतलब काम तो हो ही गया आपका ना। एज सिंपल एज दैट। यही टेक्निक मैं आपको एग्जाम हॉल में पेपर को स्टार्ट करने से पहले अपना 15 से 20 मिनट इस चीज में थोड़ा इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूं। आप अपना जो 15 से 20 मिनट वाला टाइम उसको आप ये कैटेगरी बनाने पर लगा दीजिए। आप बोलेंगे सर मेरा 15 से 20 मिनट तो नष्ट हो गया। देखिए नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि हॉल पे एक चीज देखिए, यही से हमें पेपर इजी और डिफिकल्ट साइड मिल जाता है। सोचिए आप अपना जो मॉक टेस्ट दे रहे थे उसमें 2 कैटेगरी है। अभी एक जन जो मॉक टेस्ट में गया था, वो मॉक टेस्ट में सोचो कि मॉक टेस्ट में वो 25 क्वेश्चन करेक्ट कर रहा था, तो 25 क्वेश्चन का मतलब उसको हुआ, उसके लिए हुआ 100 मार्क्स। वो जब उसको जब देखेगा कि अरे बेटा मैं तो बहुत जल्दी ही 32 क्वेश्चंस कर सकता हूं, तो उसके कंपैरिजन में ये पेपर इजियर कंसीडर होगा। और एक कैटेगरी वाले बच्चे होंगे जो अपने पेपर में एटलीस्ट 53 से 57 क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे थे, लेकिन हॉल में देखा गया कि वो 51 क्वेश्चन ही करने में सक्षम हुए। बहुत आउटस्टैंडिंग का बात मैं छोड़ के बोल रहा हूं। तो उनके लिए ये पेपर को क्या कंसीडर किया जाएगा? उनके लिए 51 क्या 40, उसमें एक दो क्वेश्चन इधर उधर कर 53 57 से वो नॉर्मल में करता था, वो अभी एग्जाम पे 51 कर पाया। तो उसके लिए ये शिफ्ट डिफिकल्ट टू मॉडरेट, डिफिकल्ट टू या मॉडरेट टू डिफिकल्ट इस कैटेगरी में। तो ऐसे तुम हॉल में बैठ के अपना पेपर को एनालाइज कर सकते हो खुद। इसको तुम करके देख सकते, मतलब ये तुम कर सकते हो। अब तुम बोलोगे सर मेरा तो टाइम जाया होगा। देखो बेटा टाइम जाया नहीं होगा, क्यों? क्योंकि तुम तो ये जगह पे ये जो 128 मार्क्स, इस तो ये तो तुम्हें पता ही है कि तो मैं तो चुटकी में सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे केमिस्ट्री में तो फटाफट ये सॉल्व हो जाएगा। केमिस्ट्री में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब आपको अगर 10 से 13 क्वेश्चन करना है, केमिस्ट्री में कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 2 मिनट में लेके चले तो 25 मिनट से 26 मिनट आपको लगेगा। फिजिक्स में भी मेंस का जो स्टैंडर्ड है उसमें बहुत देरी से बहुत धीरे भी किए तो आपको क्या 30 से 32 मिनट से ज्यादा तो फिजिक्स में भी नहीं लगना चाहिए। फिर आप उस पर टाइम दीजिए ना। मैं तो आपको बोल रहा हूं कि आप डिफिकल्ट वाला सेगमेंट देख के उनको फिल्टर करके हटा दीजिए। बचा आपके पास 75 में से 51, सिर्फ उन 51 क्वेश्चंस को फोकस कीजिए ना। समझ में आया? तो उसमें भी तो आपका जो परसेंटाइल है वो आराम से एक डिसेंट वो 99 की तरफ जा ही रहा है। आपको तो जेईई एडवांस के लिए सिलेक्शन में कोई दिक्कत कहीं पर भी नहीं है। मेरा बात समझ में आया? ये इंफॉर्मेशन, ये मास्टर इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो इस चीज के ऊपर आपका क्या मत, आपका क्या ओपिनियन है, वो जरूर हमें बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव और ये वीडियो के सहारे आपको कोई मदद भी हो रहा है तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। विशिंग अ वेरी सक्सेसफुल जेईई मेन, अपकमिंग जेईई मेन। थैंक यू। बहुत अच्छा होगा आपका एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक।